हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल मैजिक ऑफ जीएस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे खनिज और शक्ति संसाधन, हमारे एनसीईआरटी का स्टैंडर्ड 8 चैप्टर नंबर 3 पार्ट 2 इसकी हम बात करेंगे। इसके पहले आप हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। आज हम बात करते हैं शक्ति संसाधन। इसके बारे में पहले बात करेंगे शक्ति संसाधन, बाद में परंपरागत स्रोत एवं ईंधन के बारे में आज हम बात करेंगे। मित्रों, शक्ति संसाधन क्या है? शक्ति संसाधन कैसे होता है? शक्ति क्या है? जो ये संसाधन क्यों उपलब्ध हो है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। मित्रों, शक्ति अथवा ऊर्जा हमारे जीवन में आवश्यक है। शक्ति और ऊर्जा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये शक्ति संसाधन है जो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऊर्जा संसाधन है जो वो भी हमारे जीवन में बहुत भूमिका बताता है। हमने किताबों में देखा प्रौद्योगिकी के कारण ये शक्ति संसाधन काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है। शक्ति संसाधन में भी हम बात करें परंपरागत स्रोतों की। परंपरागत स्रोतों, इसका उपयोग पकाने के लिए, खाना बनाना, कोई गाड़ी हो, वाहन में इंजन लगाना, और जो अलग अलग परंपरागत स्रोत है वो अलग अलग प्रकार के हमारे देश में हमारे देश जैसे ग्रामीण है, और ग्रामीण में जैसे परंपरागत स्रोतों को कई 50 पीढ़ियों और कई 50% से अधिक ऊर्जा ईंधन से ईंधन से काम चलाना पड़ता है। इसमें हम बात करते हैं लाभ एवं अलाभ की, जो अपरंपरागत स्रोतों में हम देखेंगे, ईंधन में हम देखेंगे। इसका उपयोग पकाने के लिए होते हैं। तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत में हमने देखा कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत है जो के लिए उपयोग के लिए जा रहा है, जो हमारे जीवन में उपयोग के लिए किया जा रहा है। ईंधन और जीवाश्म ईंधन परंपरागत स्रोत है। अब हम बात करते हैं ईंधन की। मित्रों, ईंधन में पहले क्या देते हैं? खनिज तेल, बाद में देखेंगे प्राकृतिक गैस। मित्रों, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस। मित्रों, खनिज तेल में क्या है, उसके लाभ और हानि ये हम देखेंगे, और प्राकृतिक गैस के लाभ और हानि हम देखेंगे। मित्रों, खनिज तेल में क्या है, ये आसानी से प्राप्त होता है। खनिज तेल क्या होता है? आसानी से परिवहन हो जाता है, प्राप्त भी होता है, परिवहन आसानी से होता है। लाभ में क्या रहते हैं? लाभ में आसानी से परिवहन में आसानी। एवं प्राकृतिक गैस की बात करें तो आसानी से परिवहन नहीं होता है। प्राकृतिक गैसों से आसानी से परिवहन होता है, लेकिन कैसे? पाइपलाइन से। पाइपलाइन से जो आसानी से परिवर्तन होता है। मित्रों, और हम बात करें तो पेट्रो रसायन स्रोत है। इसमें क्या खनिज है? पेट्रो रसायन। और हम बात करें तो प्राकृतिक गैस में क्या हो? तेल, कोयला, इन सबसे अधिक स्वस्थ होते हैं। प्राकृतिक गैस कैसे होते हैं? इन सबसे अधिक स्वस्थ होते हैं। जो कोयला होते हैं ना, उससे अधिक स्वस्थ, जो कोयला से भी ज्यादा स्वस्थ। हम मित्रों खनिज तेल और प्राकृतिक गैस की हानि की बात करें। अब तो हानि में क्या है? देखिए, तेल अब पाइपलाइन से भी जाता है, अलग अलग प्रकार से टैंकरों एवं परिवहन के लिए अलग अलग प्रकार का सामान यूज किया है। नए ईंधन का अम्लीकरण ज्यादा लगना पड़ता है, क्योंकि ये तेल जो है पृथ्वी पर इसकी खपत होने के कारण जो नया तेल लाना पड़ता है, जो नया ईंधन लाना पड़ता है, उसकी खपत कम होती जा रही है, और ये आसानी से प्राप्त नहीं होता है। इसको लगाने के लिए कई साल लग जाते हैं, इसको बनने के लिए कई साल लग जाते हैं। मित्रों, ये खनिज तेल और प्राकृतिक गैस की विशेषताएं थी। अब हम बात करते हैं ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों की। ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों की हम बात करते हैं। उसमें मित्रों क्या आता है? जो लाभ आता है और हानि आती है, और एक तरफ लाभ होता है, दूसरी तरफ हानि होती है।
इसके लिए हम बात करते हैं ईंधन। मित्रों ईंधन, अब हम देखते हैं ईंधन के लाभ एवं हानि। ईंधन है तो लाभ अब हम बात करते हैं लाभ एवं हानि के बारे में बात करेंगे। मित्रों ईंधन का लाभ क्या है? इस सुप्राप्य है। कैसा है? सुप्राप्य है। तो और दूसरी देखें तो उसकी हानि क्या है? इस संग्रह के लिए अधिक समय उपयोग लेता है। संग्रह के लिए अधिक समय उपयोग लेता है। ये सुप्राप्य है। देखिए सुप्राप्य। तो हानि की बात करें संग्रह के लिए अधिक समय, ये इसका लाभ है और ये उसकी हानि है। बेटा दूसरी बात क्या है? बहुसंख्या लोगों को उस ऊर्जा प्राप्त करते हैं। क्या हम प्राप्त करते हैं? ऊर्जा। बहुजन संख्या लोगों ऊर्जा प्राप्त करते हैं। बहुजन संख्या लोगों, बहुजन संख्या, बहुजन संख्या। और इसकी हानि की बात करें तो प्रदूषण फैलाने में हानि होता है। इसका प्रदूषण ज्यादा होता है। ईंधन का प्रदूषण ज्यादा होता है। मित्रों ये थे ईंधन के लाभ एवं हानि, जिसका प्रदूषण भी ज्यादा होता है और ये ध्रुव प्रधान में उसका उपयोग होने के कारण ये काफी तेजी से पृथ्वी पर से घटता जा रहा है। ईंधन। अब हम बात करते हैं कोयला की। तो किसकी बात करेंगे? कोयला। कोयला का भी हानि एवं लाभ। हानि। मित्रों कोयला के में भी लाभ और हानि हम देखेंगे, क्योंकि कोयला भी हमारे यहाँ अच्छा शक्ति संसाधन का स्रोत माना जाता है। मित्रों कोयला में क्या है? ये विस्तृत रूप से उपलब्ध है। कोयला क्या है? विस्तृत रूप से उपलब्ध है। और उसका हानि क्या है? प्रदूषण फैलाने में काम, बहुत प्रदूषण फैलाता है। लाभ विस्तृत रूप से अवेलेबल। मित्रों विस्तृत रूप से उपलब्ध। और इसकी हानि क्या है? प्रदूषण फैलाने वाला। ये विस्तृत रूप से उपलब्ध है और उसका हानि है प्रदूषण ज्यादा फैलाता है। मित्रों आप सब देखते हैं कोयला अलग अलग प्रकार का प्रदूषण फैलाता है। और हम बात करते हैं उसकी दूसरी विद्युत रूपांतर के लिए उपयुक्त लाभ क्या है? कोयला जो कोयले बड़े बड़े फैक्ट्री में विद्युत उत्पन्न करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। विद्युत उत्पादन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उसकी हानि की बात करें दूसरी ओर हानि है परिवहन के लिए भारी है। मित्रों कोयला तो हम देखते हैं पर ये नगद प्रकार होता है, जिससे घन पदार्थ होने के कारण उसका परिवहन में बहुत हानि आती है। लाभ की बात करें तो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में, और उसकी हानि की बात करें तो परिवहन में हानि। ये भारी होने के कारण, घन पदार्थ होने के कारण उसका परिवहन करने में बहुत दिक्कत आती है। ये थे कोयला के लाभ एवं हानि। अब हम बात करते हैं जल विद्युत। मित्रों जल विद्युत, जल विद्युत में क्या है?
लाभ एवं हानि। मित्रों जल विद्युत में क्या है, जल विद्युत प्रदूषण मुक्त है। मित्रों जल विद्युत के लाभ में देखें तो हम ये प्रदूषण मुक्त है। जल विद्युत से कोई किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है और ये सिंचाई और मत्स्य पालन के लिए कामयाब है। मित्रों जल विद्युत जब उत्पन्न करें तो वहां पर जल हम इकट्ठा करते हैं, वहां पर मत्स्य उद्योग भी अच्छा साबित होता है और ये एक बात तो सस्ता पड़ता है। कैसा है, सस्ता पड़ता है। देखिए जल विद्युत में हम बात करें तो ये प्रदूषण मुक्त है, ये प्रदूषण मुक्त है। दूसरी ओर बात करें तो मत्स्य पालन में भी काम आता है। और ये सस्ता है, ये सस्ता उद्योग है। देखिए मित्रों जल विद्युत का फायदा है, लाभ है, ये प्रदूषण मुक्त है एवं मत्स्य उद्योग के लिए काम आता है और ये सस्ता है। तो जल विद्युत के हमने लाभ तो देख लिए और जल विद्युत की हानि क्या है। जल विद्युत से कुछ ना कुछ हानि तो होती है। ये स्थानिक समुदाय का वितरण कर देता है। जब जल विद्युत बनाने के लिए जो हम डैम की व्यवस्था करते हैं, वो वहां से जो लोग बसते हैं उसका स्थानांतर करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वहां पर जो लोग 50-50, 60-60 साल से जो रहते होते हैं उसका स्थानांतर करना काफी मुश्किल साबित होता है। मित्रों ये निम्न क्षेत्रों का जल प्राप्त है, ये निम्न क्षेत्रों में जल प्राप्त कराता है, स्थानांतरित करने के में खर्चीला है और ये जल स्थानांतरित करने में खर्चीला है। देखिए लोगों के स्थलांतर, जल स्थलांतर करने में खर्चीला और लोगों का स्थानांतर करने में खर्चीला, लोगों जल स्थानांतर करने में भी खर्चे। निम्न क्षेत्रों में जल प्रवाह कर देता है। जो निम्न क्षेत्र नदी का निम्न क्षेत्र में जल प्लाव, जो बाढ़ आ जाता है वो डैम के कारण से अलग अलग प्रकार से बाढ़ आ जाता है। ये मित्रों जल विद्युत के लाभ एवं हानि थे। अब हम बात करते हैं अलग अलग प्रकार की। देखिए मित्रों इससे पहले आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। मित्रों पौधों और जानवरों के उपयोग के लिए ये सब विद्युत एवं जल प्राप्त विस्तारों ये अलग अलग प्रकार का हमें काम आता है। मित्रों जानवरों को भी अलग अलग प्रकार की हमारी संपत्ति है वो काम आती है। धरती के अंदर जो दबे रहते हैं, पहले जानवरों पौधे जो धरती के अंदर दब जाते हैं, वो दब जाने के कारण जो कई साल पहले जो भूकंप एवं ज्वालामुखी फटे थे उससे भी दब गए, वो कई साल बाद अब कोयला के रूप में, खनिज तेल के रूप में हमें खनिजों के प्राप्त हमें मिलते हैं। इसलिए ये शीघ्र ही समाप्त होने वाले। मित्रों हमने पहले बात की तो पहले जमाने में जब ईंधन की कमत होती तब वहां पर पौधे हो गए, जानवरों जो पृथ्वी के धरातल पर आकस्मिक के कारण से जो धरातल पर जो दब गए हैं, वो अब कई साल बाद कोयला खनिज के रूप में जब वो निकले हैं, तो मित्रों जो काफी मात्रा में निकले हैं वो कम ना कम कभी तो कभी कम होने वाले हैं। इसलिए वहां पर धरातल पर जो खनिज की उछत होने लगी है। मित्रों बात करते हैं कोयला की। किसकी बात करते हैं? कोयला। मित्रों कोयला क्या है? ये बहुत समुच्चय में पाए जाने जीवाश्म ईंधन है। कोयला जो बहुत समुच्चय में पाने जाने वाले जीवाश्म ईंधन है, इसका उपयोग घरेलू ईंधन के लिए हम करते हैं। मित्रों कोयला का उपयोग हम घरेलू ईंधन के लिए भी करते हैं, उद्योग के लिए, खास करके लोहा उद्योग में कोयला का उपयोग ज्यादातर होता है। किसमें होता है? लोहा उद्योग में, क्योंकि लोहा इस्पात उद्योग में, वाष्प इंजनों और
घरेलू उत्पन्न करने के लिए भी होते हैं। वाष्प ईंधन होता है, लोहा ईंधन होता है, इस सब में भी कोयला का उत्पन्न। कोयला से प्राप्त विद्युत को हम तापीय ऊर्जा कहते हैं। मित्र ये नोट कीजिए, कोयला से प्राप्त विद्युत ऊर्जा को हम कैसे ऊर्जा कहते हैं? तापीय ऊर्जा। कोयला से प्राप्त विद्युत ऊर्जा को हम कैसी ऊर्जा कहते हैं? तापीय ऊर्जा कहते हैं। मित्रों तापीय ऊर्जा में क्या है? कोयला जिसका एक उपयोग कर रहे हैं। मतलब तापीय ऊर्जा जो जो प्राप्त कर रहे हैं उसमें हम कोयला का उपयोग कर रहे हैं। ये लाखों विशाल फल दलदल से अलग अलग में फैला हुआ है। मित्र इसको परत दबने से कोयला इसलिए अंतहित धूप है। मित्रों कोयला की अलग अलग परत होने के कारण ये अंतहि में धूप जैसा हमें प्रतीत हो जाता है। अब हम बात करते हैं ईंधन की। मित्रों हम कोयले की बात कर रहे थे। कोयला में विश्व में अलग अलग प्रकार के देश से जो अलग अलग कोयला उत्पन्न करते हैं, और कोयले के 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं, जो उसके कार्बन के आधार पर उसका विभाजन किया जाता है। मित्रों कोयला उत्पादन करने में चीन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, जर्मनी ये काफी अच्छे साबित होते हैं। जैसे कि देखें चीन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, अफ्रीका, ऐसे कई प्रकार के देश से जो कोयला उत्पन्न करते हैं। इसमें खास करके चीन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और अफ्रीका, इन देशों में, दक्षिण अमेरिका में और फ्रांस। हाँ मित्रों फ्रांस में भी अच्छे कोयले प्राप्त होते हैं। फ्रांस ये देशों में कोयला का प्रमाण मात्रा ज्यादा होने के कारण यहाँ पर कोयला उद्योग, जो कोयले से उद्योग, जो कच्चा माल है, उद्योग के लिए जो कच्चा माल कोयला है वो उस वहां पर मिल जाने के कारण यहाँ पर लौह अयस्क इसका उद्योग ज्यादा उत्पादन हो रहा है। मतलब बाद में कोयला उत्पादन क्षेत्र में हम देखें तो ये तो हमने देख लिया विश्व में क्या है। मतलब भारत में रानीगंज है, झरिया है, धनबाद है और झारखंड का बोकारो खास करके धनबाद, झरिया, बोकारो, रानीगंज। मित्रों ये खास कर भारत के कोयला उत्पादन क्षेत्र है, जैसे कि धनबाद, झरिया, बोकारो। मित्रों बोकारो झारखंड में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? बोकारो झारखंड में पड़ता है। और रानीगंज ये मित्रों कोयला उत्पादन करने में भारत में अलग अलग प्रकार का क्षेत्र है। ये भारत में सर्वश्रेष्ठ है, जो 4 जो कोयला उत्पादन करता है। मित्रों हम बात करते हैं अब पेट्रोलियम की। किसकी बात करते हैं? पेट्रोलियम। मित्रों हम बात करें पेट्रोलियम की। पेट्रोलियम क्या है? पेट्रोल जिसकी आप कार चलाने में, वाहन कोई पर भी प्रकार के वाहन चलाने में, जिसे हम कार चलाने में उपयोग करते हैं उसको हम पेट्रोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेट्रोल। और हम जो अपनी साइकिल है वो साइकिल की चेन जब ढीली हो जाती है तो उसके रोकने के लिए हम पेट्रोल का उपयोग करते हैं। मित्रों पेट्रोल जो होता है पहले वो गाढ़ा पदार्थ होता है, जो दोनों शुरुआत गाढ़े पदार्थ से होती है। काला, गाढ़ा ऐसा खराब पदार्थ होता है, उससे हम पेट्रोल को चलाया जाता है। इसके वहीवट के लिए हम अलग अलग प्रकार के स्थित तेल किया जाता है। तदुपरांत उसे रिफाइन किया जाता है। रिफाइन के बाद अलग अलग प्रकार के जैसे पदार्थ निकलते हैं। अपरित किए जाने के बाद अलग अलग प्रकार के पदार्थ निकलते हैं। उसमें हम बात करें तो मिट्टी, जैसे डीजल, नेफ्था, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक, ऐसा सब अलग अलग प्रकार का निकले। मतलब पेट्रोल को शुद्धिकरण करने के बाद मिट्टी, मोम, डीजल,
मिट्टी, मोम, डीजल, प्लास्टिक, सॉरी, ये सब अलग अलग प्रकार के वहां पर हमको मिलते हैं। मित्रों ये स्नेह भी मिलता है, क्या स्नेह, ये अलग अलग प्रकार के जो पदार्थ हमें, जो हम शुद्ध करते हैं पेट्रोल को, तब ये हमें प्राप्त होता है। मतलब पेट्रोल हमें क्या काम आता है, और पेट्रोल को खास करके जब ये इतना महंगा होता है, क्योंकि यहाँ पर ये सब पदार्थ निकलने के कारण उससे महंगाई बढ़ जाती है, इसलिए उसे हम काला सोना कहते हैं। क्या कहते हैं, काला सोना। पेट्रोल को हम काला सोना भी कहते हैं। मित्रों क्यों पेट्रोल को हम काला सोना कहते हैं, क्योंकि पेट्रोलियम मुख्यतः देश में कई अलग अलग प्रकार, अलग अलग देशों में पाए जाते हैं। उसकी खपत कम होने के कारण और वाहन की बढ़ती संख्या के कारण पेट्रोल का जो ढांचा है और पेट्रोल जो है वो काफी कम होने जा रहा है, इसलिए पेट्रोल काला सोना कहा जाता है। मित्रों इसमें खास करके देश की बात करें तो ईरान, मुख्यतः पेट्रोल उत्पादन में ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, ये मित्रों देश से जो अलग अलग प्रकार के अलग अलग से पेट्रोल उत्पादन करते हैं। मित्रों ये बात हुई। अब उत्पादन, अन्य उत्पादन देश में बात करें, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, रूस, वेनेजुएला और अल्जीरिया में भी पेट्रोल उत्पादन हो रहा है। और मित्रों खास करके ये तो विदेश की हम बात करें, हमारे देश में भारत में भी पेट्रोल उत्पादन होता है। उसमें हम बात करें तो मुख्यतः असम के दिग्बोई, जो हमारा पेट्रोल उत्पादन में सबसे ज्यादा भाग बजाता है, असम का दिग्बोई, बॉम्बे हाई, बॉम्बे हाई, ये इतने बड़े बड़े तेल क्षेत्र उत्पादन है, जो खनिज, जो उससे रसायन पेट्रोल उत्पादन करते हैं, जो ये कृष्णा तथा गोदावरी नदी के बीच में है, कृष्णा तथा गोदावरी नदी के डेल्टा पर है, क्या, बॉम्बे हाई। जो बॉम्बे है कृष्णा एवं गोदावरी नदी के नजदीक में है। और भारत की बात करें तो बॉम्बे हाई एवं दिग्बोई। दिग्बोई मित्रों ये हमारे देश के तेल उत्पादक क्षेत्र है। अब हम बात करते हैं प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस क्या है, ये प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम से भी निक्षेप करके भी हमें प्राप्त होते हैं। प्राकृतिक गैस पेट्रोल के निक्षेपण से भी हमें प्राप्त होते हैं। मित्रों ये जब नियुक्त होते हैं अब अच्छे अलग अलग पदार्थ में शामिल होते हैं, जैसे कि अप्रयुक्त काला धन सोना, जो हमने काला सोने की बात की, वो पेट्रोलियम में भी अलग अलग प्रकार के भी काले सोने एवं पाए जाते हैं। मित्रों इसकी बात तो गैस की बात करें, प्राकृतिक गैस में तो खास करके रूस, नॉर्वे, यूके और नेदरलैंड में प्राकृतिक गैस काफी पाए जाते हैं। रूस, नॉर्वे, नेदरलैंड, रूस, नॉर्वे और नेदरलैंड में खास करके प्राकृतिक गैस पाए जाते हैं। तो भारत में प्राकृतिक गैस में जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा और मुंबई में खास करके प्राकृतिक गैस पाए जाते हैं, जिसे हम गैस संसाधन भी कहते हैं। विश्व में बहुत कम देशों में प्राकृतिक गैस पाए जाते हैं। मित्रों विश्व में कम देशों में प्राकृतिक गैस पाए जाते हैं। भारत की बात करें तो जैसलमेर, जैसलमेर, कृष्णा एवं गोदावरी का डेल्टा प्रदेश, कृष्णा गोदावरी का डेल्टा
और जैसलमेर और मुंबई के कुछ क्षेत्र में अलग अलग प्रकार से हमें प्राकृतिक गैस पाई जाती है। हमारे द्वारा जीवाश्म ईंधन का जो उपयोग में लिए जाते पूरे चिंताजनक साबित हो रहे हैं। मित्रों, जो हम ये ईंधन के लिए उपयोग में कर रहे हैं हमें चिंताजनक साबित हो रहे हैं, क्योंकि इसकी खपत के कारण ये हमें काफी मात्रा से ये अंत है मिलने के लिए हमें मजबूर कर जाएंगे। अब हम बात करते हैं जल विद्युत। मित्रों, आपने पहले देखा जल विद्युत के फायदे एवं नुकसान। तो जल विद्युत में क्या है, जल विद्युत आसानी से हमें प्राप्त नहीं होते, उसके लिए हमें बांधों को वर्षा जल से भरना पड़ेगा, उसके बाद वहां पर जनरेटर एवं अलग अलग प्रकार के संबंधित क्षेत्र का निरूपण करना पड़ेगा, बाद में हमें जल विद्युत प्राप्त होता है। तो जल विद्युत विश्व की ऊर्जा का 1/4 हिस्सा जल विद्युत से प्राप्त होता है। विश्व की जितनी ऊर्जा खर्च हो रही है उसमें से 1/4 का हिस्सा हमें जल विद्युत से प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? 1/4 का हिस्सा हमें जल विद्युत से प्राप्त होता है। जल विद्युत से हमें 1/4 का हिस्सा प्राप्त होता है। तो जल विद्युत में क्या है कि जल विद्युत उत्पादक देश क्रम में पराग्वे, नॉर्वे, ब्राजील और चीन ये महत्वपूर्ण देश है। जल विद्युत उत्पादन करने में नॉर्वे, पराग्वे, ब्राजील, और ब्राजील जल विद्युत उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण देश है। भारत में कुछ अलग अलग प्रकार के भी जल विद्युत मतलब केंद्र जैसे कि बाकरा नागर, घाटी सागर, नागार्जुन सागर और दामोदर घाटी परियोजना। देखो मित्रों, एक मित्रों, ये भारत के अलग अलग जल विद्युत क्षेत्र है। मित्रों, ये जल विद्युत की हम बात करें तो विश्व में सबसे पहले जल विद्युत ये परियोजना से उत्पादन करने वाला देश नॉर्वे है। कौन सा देश है? नॉर्वे। मित्रों, नॉर्वे में सबसे पहले जल विद्युत उत्पादन हुआ था। अब हम बात करते हैं ऊर्जा के गैस परंपरागत स्रोतों। ऊर्जा गैस के परंपरागत स्रोतों। मित्रों, हमने कई बार देखा कि जीवाश्म ईंधनों को अलग अलग प्रकार से ऊर्जा गैस परंपरागत स्रोतों में परिवर्तन किया जा रहा है। इससे उत्तेजित क्या होता है, लगातार उपयोग के कारण इसकी खपत हमें महसूस होने लगेगी, क्योंकि ये जब उत्पन्न होने में काफी साल लग जाते हैं, इसलिए ये जब खत्म हो जाएंगे इससे दोबारा उत्पन्न होने में काफी साल लगते हैं। मित्रों, गैस परंपरागत स्रोतों में क्या है, ऊर्जा स्रोत है, पवन स्रोत है, ज्वारीय ऊर्जा है और नवीनीकरण है। ये सब अलग अलग प्रकार की ऊर्जा है, जैसे कि पवन ऊर्जा। ये अलग अलग ऊर्जा के स्रोत है, ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा। मित्रों, ये अलग अलग प्रकार से ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। क्या आप जानते हैं, हमने सभी नोटिस किया होगा, कभी ना कभी देखा होगा कि विश्व में ब्राजील अलग अलग है, जैसे कि ब्राजील भी एक अच्छा माना जाता है, जो हमें स्कॉटलैंड ये सब आधा से आधा पवन ऊर्जा से चलने वाला देश है स्कॉटलैंड। अब हम बात करते हैं सौर ऊर्जा में। तो सौर ऊर्जा में क्या होता है, सूर्य की उष्मा और प्रकाश ऊर्जा से हमें प्राप्त सौर ऊर्जा मिलती है। सौर ऊर्जा क्या होती है, सूर्य से प्राप्त होती है। सूर्य से प्राप्त, सूर्य का तापमान, प्रकाश से हमें सूर्य ऊर्जा प्राप्त होती है। मित्रों, सूर्य ऊर्जा में क्या होता है कि
उसे प्रकृत सूर्य कभी भी ये ऐसी ऊर्जा है, ये ऊर्जा के कभी खत्म होने वाले में से नहीं है, इसलिए उसे हम ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत में शामिल करते हैं। मतलब पवन से ऊर्जा प्राप्त होती है, पवन ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा जो हमें समुद्र में ज्वार भाटा आता है ना, ज्वार भाटा, उससे हम ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त करते हैं। और पवन से पवन चक्कियों द्वारा, पवन चक्की द्वारा हम पवन ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ये अलग अलग प्रकार की ऊर्जा है जो ये कभी भी खत्म होने में नहीं है, न खत्म होने के आरे में। ये न खत्म होने के आरे में ये कभी खत्म नहीं, क्योंकि मित्रों पवन जो कभी ना कभी बहता ही रहता है, जो उससे प्राप्त होती है पवन ऊर्जा। और ज्वारीय ऊर्जा जो ज्वार भाटा से हमें प्राप्त होती है ज्वारीय ऊर्जा। और सौर ऊर्जा आप सब जानते हैं कि सूर्य के कारण होती है, इसलिए सूर्य कभी खत्म होने वाले में से नहीं है, इसलिए ये ऊर्जा हमें आसानी से मिल जाती है। मित्रों इसमें खर्चा ज्यादा लगता है, लेकिन ये हमें प्राप्त होने में से कोई दिक्कत नहीं हो सकती। मित्रों बात करें पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा के लाभ एवं गैर लाभ की बात करें, लाभ एवं हानि, ज्वारीय ऊर्जा के लाभ एवं हानि और सौर ऊर्जा के लाभ एवं हानि की हम बात करेंगे। मित्रों पवन ऊर्जा से लाभ क्या होते हैं? ये प्रदूषण मुक्त होती है। पवन ऊर्जा कैसे होती है? प्रदूषण मुक्त होती है। और उसकी हानि की बात करें तो ये ध्वनि प्रदूषण करता है। पवन ऊर्जा जो होता है ध्वनि प्रदूषण भी करता है। और उसमें लाभ देखें, एक बार ये स्थानांतरित हो जाता है तो उसमें खर्चा नहीं लगता है। और दूसरा उसका लाभ देखें तो हम सुरक्षित और साफ है, ये सुरक्षित और साफ है। मित्रों उसकी हानि की बात करें तो हानि में क्या है? पक्षियों के लिए हानिकारक है। जो पवन ऊर्जा है वो पक्षियों के लिए हानिकारक है। और पवन चक्कियों को स्थानिक करने के लिए जो वहां पे जगह होती है, वो स्थान उसको भी हम अलग अलग प्रकार से वहां पर कोई भी दूरदर्शन के प्रदर्शन केंद्र से सर्किट व्यवहार कर जाता है। और हम बात करते हैं ज्वारीय ऊर्जा की। किसकी बात करते हैं? सौर ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा। मित्रों ये ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों में हम क्या देखें, जैसे कि सौर में लाभ क्या होता है, ये पवन की बात हमने कही थी। और हम बात करते हैं सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा में क्या है? असामान्यतः में ये जब आसमान साफ होता है तब सूर्य का प्रकाश कम होता है, इसलिए वहां पर जो सूर्य ऊर्जा प्राप्त जितनी होती है उतनी प्राप्त हमें नहीं होती है। इससे उसकी हानि की बात करें, खर्चीला होता है। सौर ऊर्जा कैसे है? खर्चीली होती है। स्रोत के विकसित के कारण वहां पर खर्चा ज्यादा आता है। जो स्रोत हमें ऊर्जा उत्पन्न करने में हम लगाते हैं वहां पर खर्चा हमें ज्यादा आता है। मित्रों ये सौर ऊर्जा प्रदूषण मुक्त भी है, ये सौर ऊर्जा भी प्रदूषण मुक्त है। अब हम बात करते हैं ज्वारीय ऊर्जा। तो ज्वारीय ऊर्जा में क्या है? उसके लाभ, ये प्रदूषण मुक्त है, ये असामान्य है, असाप्राप्य है। कैसे है? असप्राप्य। इसके सौर ज्वारीय ऊर्जा क्या है? ये प्रदूषण मुक्त है और ये मित्रों इसकी हानि की बात करें तो वन्य जीव आवास का नष्ट होना। ज्वारीय ऊर्जा में क्या है? जो वन्य जीवों का आवास होता है उसका हम नष्ट कर देते हैं, क्योंकि वहां पर हमें ज्वार ऊर्जा के लिए जो टर्बाइन लगाना पड़ता है उसके कारण यहाँ पर ये होता है। ये दोहन में कठिन होता है, जब ये प्राप्त होता है तो उसे ले जाने अगर व्यवस्थापन में ये कठिन होता है। मित्रों ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों में हम देखें तो परमाणु ऊर्जा। अब हम बात करते हैं इससे आगे परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा और बायोगैस ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा। मतलब परमाणु गैस ऊर्जा में क्या होता है? उसके लाभ में और गैर लाभ में। मतलब परमाणु गैस ऊर्जा के लाभ क्या होते हैं? ये बड़ी मात्रा से ऊर्जा उत्पादन करता है। परमाणु ऊर्जा क्या होता है? बड़ी मात्रा से ऊर्जा उत्पन्न करता है। और उसके हानि क्या है? ये रेडियो एक्टिव ऐसे अलग अलग प्रकार के रेडिएटर होते हैं, ये उससे उत्पन्न करता है, रेडिएशन उत्पन्न करता है और ये काफी खर्चीला भी साबित होता है। अब हम बात करते हैं बायोगैस ऊर्जा। मतलब बायोगैस ऊर्जा के में लाभ की बात करें तो ये कम सप्राप्य है। ये कैसा है? कम सप्राप्य है और उपयोग में आसानी से आ जाते हैं। ये हमें उपयोग में आसानी से मिल जाते हैं, जैव व्यर्थ का उपयोग न करते हुए, और ये बायोगैस का उत्पादन हो जाता है। मित्रों जैव आसानी से ये हमें प्राप्त हो जाते हैं। और उसके हमें हानि देखें तो हानि में हरित गृह प्रभाव का प्रभाव पड़ता है।
हरित गृह है जो बायोगैस का, जो हरित गृह को बढ़ने का कारण यहाँ पर पड़ता है। अब हम देखते हैं भूतापीय ऊर्जा। मित्रों, भूतापीय ऊर्जा क्या है, उसका लाभ एवं हानि के बारे में हम देखें। ये स्वच्छ पर्यावरण, जो भूतापीय ऊर्जा है उसका लाभ स्वस्थ पर्यावरण, हरितपीय एवं हरे समय पर उस प्राप्य होता है। और उसके हानि की बात करें तो शहर में बहुत दूर अवस्थित होने के कारण ये हमें विद्युत से हानि प्रदान करता है। मित्रों, कटिबंधीय देशों में सौर ऊर्जा के उपयोग की प्रौद्योगिकी बहुत आवश्यक है। जैसे हमारे देश के अलावा जो अलग अलग जो विकासशील देश, विकसित देश है, उसमें हमारे से ज्यादा ये प्रौद्योगिकी के कारण वो काफी आगे है। मित्रों, ये तापक, सौर ऊर्जा तापक हमें रोशनी एवं अलग अलग प्रकार से प्रदान करते हैं। जब हम पवन ऊर्जा की डिटेल में बात करें तो पवन ऊर्जा में क्या है, पवन ऊर्जा एक असाम्य प्राप्त है जो कभी खत्म होने के वाला से नहीं, ये काफी खर्चीला भी नहीं होता है। और जो वहां पर पवन चक्की लगाने में जो अलग अलग प्रकार से हमें जो सौर ऊर्जा में प्राप्त होता है, वो सैटेलाइट जो प्लेटो लगाने में हमें काम और करना पड़ता है। इससे हमें कोई तो जगह का अभाव होने के कारण ये हमें मुश्किल में डाल देता है, क्योंकि सौर ऊर्जा होती है सूर्य के प्रकाश से होती है, इसलिए वहां पर अलग अलग प्रकार के पवन चक्कियों को लगाना भी मुश्किल। पवन चक्की से पवन ऊर्जा हमें पवन चक्की भी लगाना पड़ता है। मित्रों, हम इस अलग अलग प्रकार की बात करें तो पवन फार्म नेदरलैंड जो पवन ऊर्जा ने स्थापित करता है उसमें सबसे है पवन फार्म नेदरलैंड। मित्रों, नेदरलैंड में पवन फार्म है जर्मनी, डेनमार्क, यूके, नेदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके। मित्रों, ये अलग अलग प्रकार के देश से जहां पर ये पवन ऊर्जा काफी प्राप्त होती है। तो स्पेन में भी ऐसा होता है। तो हम बात करते हैं परमाणु ऊर्जा। हमने आगे बात की थी, इससे आगे बात करेंगे परमाणु ऊर्जा। जब परमाणु ऊर्जा में क्या है, जो परमाणु ऊर्जा होती है प्राकृतिक गैस और रेडियो सक्रिय पदार्थ से प्राप्त होती है। प्राकृतिक गैस एवं रेडियो सक्रिय पदार्थ से हमें प्राप्त होती है, जैसे यूरेनियम, थोरियम। परमाणु ऊर्जा में यूरेनियम, थोरियम। मित्रों, ये परमाणु ऊर्जा के मेन पदार्थ है। यूरेनियम एवं थोरियम परमाणु ऊर्जा के मेन, आप कहते हैं जो मेन जो भूमिका बजाता है, ये सब ये है। ये सबसे बड़े उत्पादक देश में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और यूरोप है। अमेरिका और यूरोप। मित्रों, ये परमाणु ऊर्जा है जो थोरियम यूरेनियम से होते हैं, उसमें सबसे ज्यादा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और यूरोप से ये हमें काफी मात्रा में प्राप्त है। थोरियम विशाल मात्रा में केरल में और मोनाजाइट में पाया जाता है। मित्रों, थोरियम हमारे केरल में भी पाया जाता है और मोनाजाइट बालों में भी पाए जाते हैं। मोनाजाइट बालों में हमें हमारे यहाँ भारत में थोरियम कहाँ पाया जाता है, केरल में। कहाँ पर पाया जाता है, केरल में हमें थोरियम पाया जाता है। और भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा के लिए केंद्र तमिलनाडु है। तमिलनाडु के कलपक्कम तमिलनाडु के कलपक्कम। तमिलनाडु के कलपक्कम में जो ये परमाणु ऊर्जा के बहुत बड़े केंद्र है। तो राजस्थान में महाराष्ट्र में तारापुर, तो महाराष्ट्र में तारापुर, तमिलनाडु के कलपक्कम, महाराष्ट्र के तारापुर एवं राजस्थान में कोटा। राजस्थान में कोटा, क्या कोटा। ये मित्रों भूतापी परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने वाले अलग अलग प्रकार के हमारे देश के अलग अलग नाम है। तो राणा प्रताप सागर उत्तर प्रदेश में नरोरा एवं कर्नाटक में भी परमाणु ऊर्जा प्राप्त होती है। अब हम बात करते हैं भूतापीय ऊर्जा। किसकी बात करते हैं, भूतापीय ऊर्जा। जो भूतापीय ऊर्जा में क्या होता है,
जो जमीन के अंदर ताप, पृथ्वी के अंदर जो ताप होता है, जो गर्मी होती है, उससे भूतापीय ऊर्जा प्राप्त होती है। ये भूतापीय ऊर्जा कहलाता है। ये हमें पृथ्वी से पेटर में से प्राप्त होती है। भूतापीय ऊर्जा में कहां से प्राप्त होती है? पृथ्वी के पेटर में से प्राप्त होती है। बहुत समय पर ये जो गर्म लावा है जो भूमि में, उससे हमें टरबाइन लगाकर उससे हमें अलग तरीके से बाहर निकालकर हमें भूतापीय ऊर्जा प्राप्त होती है। इस प्रकार अलग अलग प्रकार से हमें भूतापीय ऊर्जा प्राप्त करनी चाहिए और इस काफी मात्रा में ये हमें प्राप्त होती है। मित्रों, भूतापीय ऊर्जा से हमें खाना बनाना, उष्मा का प्राप्त करते हैं। नहाने के लिए भी पानी का भी प्रयोग हम करते हैं। मित्रों, हम जब नहाते हैं तब जो जमीन के अंदर से जो पानी ट्यूबवेल द्वारा जो हम बाहर निकालते हैं, वो जो बाहरी तापमान होता है उससे ज्यादा गर्म होता है। मित्रों, क्यों? क्योंकि जमीन के अंदर गर्मी की वजह से, उष्मा की वजह से ऐसा हमें प्रतीत होता है। तो भूतापीय ऊर्जा में यूएसए विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र है। यूएसए, भूतापीय ऊर्जा में यूएसए। भूतापीय ऊर्जा में यूएसए विश्व का सबसे बड़ा स्तर है। और भारत में भूतापीय ऊर्जा की बात करें तो स्थल है हिमाचल प्रदेश, मणिकरण और लद्दाख। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में, मणिपुर और इस प्रकाश में भूतापीय ऊर्जा काफी बड़ी मात्रा में पाई जाती है। मित्रों, बात करते हैं भूतापीय ऊर्जा के बाद उसे टरबाइन और जनरेटर लगाकर उसे प्राप्त किया जाता है। मित्रों, उसके बाद हम बात करते हैं ज्वारीय ऊर्जा। मित्रों, ज्वारीय ऊर्जा में ज्वार भाटा से प्राप्त होती है। ज्वारीय ऊर्जा में कहां से प्राप्त होती है? ज्वार भाटा। ज्वार से उत्पन्न होने के कारण ज्वारीय भाटा, उसे हमें ज्वारीय ऊर्जा कहते। तो ज्वार भाटा के उत्पन्न होने से कारण जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, उसके लिए हमें उसको ज्वारीय ऊर्जा के नाम से जाने जाते हैं। तो ये ऊर्जा उच्च ज्वार के दिन हमें प्राप्त होती है। ज्वारीय भाटा ऊर्जा उच्च ज्वार के पास हमें प्राप्त होती है। भारत में कच्छ की खाड़ी में विशाल ज्वारीय मिल क्षेत्र है। भारत में कच्छ के विशाल क्षेत्र में ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त से हमें यहाँ से प्राप्त होती है। तो उसके बाद हम देखते हैं बायोगैस। मतलब बायोगैस क्या है? बायोगैस में क्या होता है? जैविक अपशिष्ट के कारण वो प्राप्त होते हैं। मतलब बायोगैस जैविक अपशिष्ट के कारण हमें प्राप्त होते हैं। ये पौधे, मृत पौधे, जीव जंतु, वो सब जो मर जाते हैं, उस पशु का गोबर होता है, जो पशुओं का गोबर है, जो एक कुआं बनाकर उसमें डाल दिया जाता है। उसके बाद वहां उसको ढक दिया जाता है और समय के साथ साथ उसे खाद एवं मुद्दा, गैस टैंक एवं कलर जैसे अलग अलग प्रकार से उसे प्राप्त किया जाता है। बायोगैस खाना पकाने के लिए भी हमें काम आता है। तो जो बायोगैस होता है वो हमें खाने पकाने के लिए भी काम आते हैं। और उसके हमें क्या है, इस सरल से ये खर्चीला साबित नहीं होता है। ये मुफ्त में हमें जो गोबर होता है वो मिल जाता है और बायोगैस बनाने में हमें काफी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। इसलिए बायोगैस उपलब्ध अभी कार्य एवं ऊर्जा के भविष्य में सुनहरी बनाई देगा। जो बायोगैस है वो इसलिए प्राप्त होता है, बायोगैस खाना पकाने में बहुत अच्छा साबित होता है। इसलिए जब गांवों में जो पशु होते हैं, जो उसका जीव जंतु और गोबर जो हमें मिलता है, उससे हम बायोगैस प्राप्त करते हैं। मित्रों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। थैंक यू।